तो चिकन पॉक्स देखने के बाद आज हम लोग देख रहे हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये भी एक इरप्टिव फीवरिश कंडीशन है। यूजुअली हिंदी में हमारे इंडिया में इसे बड़ी माता के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आपने चिकन पॉक्स के लिए जैसा छोटी माता देखा, वैसे ही स्मॉल पॉक्स के लिए जो है बड़ी माता वर्ड यूज़ किया जाता था। हालांकि स्मॉल पॉक्स जो है वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ थी, क्योंकि एट प्रेजेंट सिनेरियो यदि हम देखें तो स्मॉल पॉक्स के केसेस अब नहीं मिलते हैं ना, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी ये। कई बार स्मॉल पॉक्स में जो है कि डेथ भी हो जाती थी। चलिए बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो ये भी एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस फॉर्म इसमें आपको देखने को मिलता था। यदि हम बात करें इसका कॉजेशन कौन था, तो यूजुअली यहाँ पर जो वायरस है स्मॉल पॉक्स का वायरस, उसे हम वेरियोला वायरस कहते हैं, ठीक है, वेरियोला। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस कौन सा है? वेरियोला वायरस है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो वेरियोला वायरस है ये भी दो फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। एक मिलता है वेरियोला मेजर और एक मिलता है वेरियोला माइनर। और ये जो मेजर वाला होता है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कराएगा, हम ये चीज़ भी आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। बात करें तो जैसा मैंने कहा आज के समय पर ये नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO 1977, ठीक है, 1977 का अक्टूबर मंथ, ये वो समय है जब स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस देखने को मिला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखने को मिला था, तो 1977 अक्टूबर में देखने को मिला था। लेकिन अगर आपसे कभी पूछे कि ग्लोबल एराडिकेशन कब हुआ है ना, ग्लोबल एराडिकेशन मतलब कि फाइनली कब ये कहा गया कि पूरे दुनिया से ये चला गया है, तो ये WHO ने कहा था 1980 में। तो एराडिकेशन कब घोषित किया गया? 1980 में घोषित किया गया, जबकि 1977 अक्टूबर में इसका जो है वो लास्ट केस देखने को मिला था, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। फिर आगे बात करें हम लोग इसके बारे में, तो अगर हम देखें कि यहाँ पर मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन जो है वो दो तरह से फैल सकता है। पहला जो है वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है। तो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, मतलब माउथ टू माउथ कांटेक्ट या नियर कांटेक्ट अगर हो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर भी जो रैशेस है, इरप्शंस है, वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें ऑनसेट कब होता है, ठीक है, ऑनसेट मतलब इंक्यूबेशन पीरियड हम कह सकते हैं। तो यदि हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये भी रेंज में आता है। तो ऐसा देखा जाता है कि एक्सपोजर के लगभग 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 हफ्ते के आसपास इसमें समय लगता है, ठीक है। और ये जो पूरा डेवलपमेंट के बाद ऐसा कहा जाता है कि इसका पूरा साइकिल चलता है लगभग 1 मंथ तक। मतलब अगर 3rd वीक में शुरू हुआ है तो उसके शुरुआत के 4 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने तक ये चलेगा। पहले ही हफ्ते शुरू हो गया तो भी वहाँ से 4 हफ्ते जोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो लगभग 4 हफ्तों तक ये जो है चलता रहता है, ठीक है। एज ग्रुप की बात करें या फिर अफेक्टेड एज ग्रुप सिंपल पूछा जाए आपसे, तो ये भी मेनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ों में नहीं मिलेगा, ये भी आपको बड़ों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कॉमन चीज़ों की बात की थी हमने। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्चुअल में इसके प्रेजेंटेशन पे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, क्लिनिकल फीचर्स की, तो इसको हम ना 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज सेम क्लिनिकल फीचर्स में, जिसे हम प्रोड्रोमल फेज कहते हैं, प्रोड्रोमल फेज, और इसी को हम कहते हैं नॉन इरप्टिव फेज, और इसी को हम कहते हैं प्री इरप्टिव फेज, है ना। प्री इरप्टिव क्यों कहते हैं? इरप्शन से पहले वाला फेज। तो नॉन इरप्टिव, प्री इरप्टिव, प्रोड्रोमल, अलग अलग फेजेस के नाम से, अलग अलग सिचुएशंस के नाम से हम इसे देख सकते हैं। क्या होता है इसमें? तो यूजुअली इसमें जैसा हमने कहा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल सकता है ना। तो अगर हमने कहा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है, मतलब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व करता होगा।
तो यूजुअली यहाँ पर कॉमन कोल्ड आपको देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिलता है ना, लगभग 38.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास का फीवर हो जाता है यहाँ, लगभग 101 फ़ारेनहाइट के आसपास। मसल पेन होता है यहाँ पर, अच्छा खासा बॉडी एक होता है जिसे मलाइज भी कहा जा सकता है, ठीक है। और हेडेक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि इसमें GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कितना चलता है ये, तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 से 4 दिन तक जो फेज़ होता है वो प्रोड्रोमल फेज़ होता है, मतलब इन्फेक्शन के 1 हफ्ते में शुरू हो सकता है या तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। जब भी शुरू हो तो शुरुआती 2 से 4 दिन आपको ये वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद शुरुआत होती है इसके इरप्शन वाले फेजेस की, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर भी कैसे इरप्शंस आते हैं। तो सेकेंड फेज जो होता है जिसे हम इरप्टिव फेज कहते हैं, इसे हम अलग अलग फॉर्म में समझ सकते हैं, क्योंकि इरप्शन के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो जो इरप्शन होते थे ना, वो सबसे कॉमनली जो होते थे उसे हम ऑर्डिनरी इरप्शंस कहते थे, जिसे हम ऑर्डिनरी टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले जो टिपिकल प्रेजेंटेशन से हट जाए, तो मॉडिफाइड इरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक जिसे हम मैलिग्नेंट कहते हैं, ये भी मॉडिफाइड है लेकिन ये डेंजरस होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको फ्लैट इरप्शंस मिलते हैं बट ये बहुत डेंजरस होते हैं। और एक और डेंजरस जो पॉइंट है उसे हम हैमरेजिक कहते हैं ना, हैमरेजिक वेरिएंट। तो हैमरेजिक वेरिएंट, ये जो क्लासिफिकेशन था एक्चुअल में, इस क्लासिफिकेशन को भी कहते हैं राउस क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट थे ये जिन्होंने इसको क्लासिफाई किया था, राउस क्लासिफिकेशन। तो इसके बेसिस पे हम इसको 4 टाइप्स में देखेंगे। इसमें से जो मैलिग्नेंट और हैमरेजिक वेरिएंट है, ये जो है ये बहुत डेंजरस फॉर्म है। तो जहाँ पर आपने पहले सुना होगा कि जान चले जाती थी स्मॉल पॉक्स में, तो वो मैलिग्नेंट और हैमरेजिक कंडीशन में जाती थी, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो ऑर्डिनरी के ही होते हैं, लगभग 90%, ठीक है। 90% के आसपास जो है वो ऑर्डिनरी में आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपको जैसे प्रोड्रोमल फेज ख़त्म होता है उसके सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे से जो है वो आपको रैश देखने को मिल सकता है। ये मैक्यूल में बदलता है। मैक्यूल मतलब वहाँ पर सिर्फ एरिथमेटिस पैच होते हैं, और आगे चलकर ये पैप्यूल्स में बदलने वाला है। मतलब मैक्यूल में बदला छोटा सा इरप्शन, और अब पैप्यूल्स मतलब वो फूलने लगा है, और फिर धीरे धीरे इसमें भी वेसाइकल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर भी कुछ ही दिनों में इस पैप्यूल के अंदर पानी भरने लगता है, ठीक है, फ्लूइड भरने लगता है। तो एक इसमें बदल जाएगा, वेसाइकल में बदल जाएगा, वेसाइकल्स में, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है ये धीरे 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 पस में बदल जाएगा। मतलब हो सकता है पहले ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन अब ये वेसाइकल का जो पस, वो जो फ्लूइड है वो ओपेक हो जाएगा, ओपेक एंड टर्बिड, ठीक है, मटमैला कलर का, गंदा पीला सा हो जाएगा। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि एक केस में बदल गया, पश्चूल में बदल गया है। तो ये पश्चूल में बदल जाता है। ये पूरा प्रोसेस होने में भी लगभग लगता है 24 to 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन में ये कंडीशन पूरी डेवलप हो जाती है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कई बुक्स की 48 to 6 डेज भी लग सकते हैं, मतलब 48 आवर्स to 6 डेज। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, 2 से 3 दिन में भी डेवलप हो सकता है या 6 दिन में भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर फाइनली आगे चलकर, तो ये सिचुएशन अब आगे बदलेगी डर्मिस वाले एरिया को इन्वॉल्व करके। तो ओवरऑल ये पश्चूल डेवलप होता है, और अब ये पस सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये पस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और साइकिल चलेगा लगभग 16 to 20 डेज। और 16 to 20 डेज में ये बदल जाएगा फाइनली स्कैब्स में, पपड़ी बन जाएगी। और जब ये पपड़ी झड़ने लगेगी तब ये वहाँ पर स्कार और लीजन्स भी छोड़ देता है ना, तो इसमें चकत्ते बनते हैं, स्किन पे दाग बनते हैं इस पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दाग बनते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो आपको ध्यान रखना, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन, कि यदि मैंने यहाँ पर 2 पर्सन का कंपेयर कर लिया, मान लीजिए,
मान लीजिए ये 2% है यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो बहुत ज़रूरी है। यदि मैंने चिकन पॉक्स कहा था कल, तो चिकन पॉक्स में यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर ट्रंक वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा इरप्शंस मिलते हैं, फेस वाले एरिया में इरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इरप्शंस है वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड होंगे। उसके बाद आपको कुछ इरप्शंस कहाँ देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल एरियाज़ पर। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो कंपैरेटिवली ये देखा जाता है कि यहाँ पर भी फेशियल इरप्शंस आएंगे, ट्रंक पर आएंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इरप्शंस का वो आपको एक्सट्रीमिटीज़ में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब डेंस्ड अगर हम बात करें कि घनत्व के फॉर्म में एरिया में, तो स्मॉल पॉक्स मेनली पेरिफेरल एरियाज़ पर आपको इरप्शंस दिखाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, पेरिफेरल एरियाज़ पर ज़्यादा दिखाएगा और ट्रंक वाले एरिया पे कम दिखाएगा। जबकि यहाँ हम बात करेंगे तो मान लीजिए ये चिकन पॉक्स हो गया और ये आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रीमिटीज़ पर जो इरप्शंस है वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो इरप्शंस है वो भले ही शुरुआत कहाँ से होगा, फेस से होगा, ठीक है, देन ट्रंक पर होगा, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ पर जाएगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब पेरिफेरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है, जबकि चिकन पॉक्स में सेंट्रीपीटल था, है ना, सेंटर वाला इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा था। तो ये आपको टिपिकल प्रेजेंटेशन मिलेगा। पॉसिबल है कि ये पाम्स एंड सोल्स में भी अच्छे खासे फॉर्म में मिले, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वेरिएंट जो होता है इसे आपको बहुत आसानी से इसमें ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सेकेंड वेरिएंट होता है आपके इरप्शन वाले फॉर्म में, उसे हम मॉडिफाइड ग्रुप के अंदर डालते हैं। तो देखा, जैसे आपने नाम से ही सुना, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसको आप ये समझिएगा सबसे पहले कि ये यूजुअली होता है वैक्सीनेटेड पीपल्स में, और जो ऑर्डिनरी था ना वो नॉन वैक्सीनेटेड, मतलब जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये वैक्सीनेटेड पर्सनस में देखने को मिलता है तो इसके चांसेस जो है वो बहुत कम केसेस है ना, तो ओनली 1-2% केसेस आपको मॉडिफाइड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शुरुआत से ही आपको समझ में आता है कि प्रोड्रोमल फेज में नॉर्मली फीवर मिलता है, हाँ, लेकिन मॉडिफाइड वाले में आपको जो फीवर है वो एब्सेंट मिल जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसके इरप्शंस की बात करें तो ये टिपिकल से हटा हुआ होता है। मतलब यहाँ पर आपको पेरिफेरल एरिया में डेंस्ड अमाउंट में इरप्शंस मिले इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये चांसेस नहीं है कि आपको टिपिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिले, ठीक है। प्लस ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो इरप्शंस होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीपर नहीं होते जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो सुपरफिशियल होते हैं और ये कभी भी फैटल नहीं होता है, ये भी जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो मॉडिफाइड फॉर्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैलिग्नेंट फॉर्म की। अब देखिए, मैलिग्नेंट का एक्चुअल मतलब ही होता है डेंजरस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में, इसे हम फ्लैट स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो लीजन्स होते हैं ना वो फ्लैट ज़रूर होते हैं लेकिन डेंजरस होते हैं। अब क्यों डेंजरस होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो फ्लैट दर्शा रहा है ये यूजुअली दर्शा रहा है कि यहाँ पर टॉक्सिमिया डेवलप होने वाला है आगे चलकर, है ना, मतलब जो टॉक्सिन है वायरस का वो अंदर ही अंदर रहेगा। तो यहाँ पर अगर टॉक्सिन ज़्यादा है तो दूसरा फीचर ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो फीवर है वो बहुत हाई ग्रेड और बहुत डेंजर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फीवर बहुत सीवियर होता है। इसके अलावा शुरुआत होती है म्यूकस मेम्ब्रेन अल्सरेशन से। तो जब भी हम म्यूकस मेम्ब्रेन अल्सरेशन की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं एनांथम, जबकि स्किन के लिए हम एक्जेंथम वर्ड यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा एक्जेंथेमा मतलब स्किन लीजन्स, एनेंथेमा मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के लीजन्स। तो यहाँ पर एनेंथेमा डेवलप होने लगता है, ठीक है। फिर जैसे ही 7 to 8 डेज होने लगते हैं, 7 to 8 डेज, ये जो फ्लैट लीजन है, ठीक है, स्किन पर बने हुए जो फ्लैट लीजन है इनमें हल्का सा कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। और जो फ्लैट वाले लीजन्स होते हैं 7 से 8 दिन में ये कैसे होने लगते हैं, बिल्कुल कलर चेंजेस, मतलब ये ग्रेइश कलर के होते हैं हल्के से, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। वो ग्रेइश कलर के होने लगते हैं ये, है ना। अब क्या हुआ ग्रेइश के बाद,
तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि अगर यहाँ पर ग्रेइश हो गया मतलब यहाँ पर हैमरेज धीरे धीरे डेवलप होने लगा है अंदर, जबकि एक अगला वेरिएंट हैमरेज भी होता है लेकिन ग्रेइश कलर आ गया मतलब यहाँ पर भी ये हैमरेज दिखा रहा है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। और यूजुअली ये जो ग्रे कलर होता है इसके साथ जस्ट 1 to 2 डेज में आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन यूजुअली मैंने क्या कहा था, प्रोड्रोमल फेज में जीआईटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मैलिग्नेंट फॉर्म में यहाँ पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। और जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने लग जाए समझ जाइए यहाँ पर प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर है, बहुत मुश्किल से अब ये बचने वाला है। और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि 99% जो केसेस होते हैं अगर वो मैलिग्नेंट फॉर्म के निकल गए तो यहाँ पर 99% केसेस में वो फैटली होगा, मतलब उस बंदे की जान जाना तय होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट वेरिएंट हैमरेजिक वेरिएंट की। तो ये भी एक बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग के अलावा यहाँ पर जो स्पॉट्स होते हैं, स्किन के जो स्पॉट्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्लैकिश कलर के। इसीलिए कई बार इसे नाम दिया जाता है कि ये ब्लैक स्पॉट्स डिसीज़ है ना, ब्लैक कलर हो जाता है, तो इसे ब्लैक पॉक्स भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका हैमरेजिक फॉर्म है ब्लैक पॉक्स, ठीक है। तो ये भी यूजुअली फैटल होता है, ठीक है। इतना ही कहा जाता है कि यहाँ पर फैटलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुल मिला के 2 चीज़ें जो बहुत कॉमन है आपको ध्यान रखनी है कि हैमरेजिक वेरिएंट और जो मैलिग्नेंट वेरिएंट है ये बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। और मॉडिफाइड जो है वो सिर्फ माइनर वेरियोला से होता है, जबकि मैलिग्नेंट, हैमरेजिक और ऑर्डिनरी या तीनों के तीनों जो होते हैं वो मेजर वेरियोला से होते हैं, ठीक है। नॉर्मल बात करें यदि हम लोग कि और क्या देख सकते हैं हम लोग, इसको डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेनली पहले देखा जाता था ओनली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे यहाँ पर पता किया जाता था कि ये स्मॉल पॉक्स है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर स्मीयर डेवलप किया जाता है ना, मतलब स्लाइड लिया, स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं हम, स्मीयर कर रहे हैं, जिसमें कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे इस वायरस की प्रेजेंस को कि ये वायरस यहाँ पर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सीरम टेस्ट करते हैं, तो जो एलिजा होता है, आपने एड्स में सुना होगा ना एलाइजा, तो एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई, ये एक तरह के सीरम टेस्ट होते हैं जिन्हें सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर डाला जाता है। तो ये सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यदि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेसिकली एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है, साइक्लोवीर वगैरह वही कॉमन ड्रग्स है। और बेसिकली यहाँ पर मेजर ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन। तो ऐसा कहा जाता है ये जो वैक्सीनेशन है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसका बहुत इफेक्टिव है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 100% अचीवमेंट अब मिल चुका है स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। तो जन्म के समय ही स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा दिया जाता था, अब तो लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि यूजुअली अब मिलता नहीं है ये। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको पता होना चाहिए स्मॉल पॉक्स के बारे में कि ये कभी भी एनिमल्स के थ्रू नहीं फैलता है ना। तो एनिमल रिजर्वायर आपको कभी नहीं मिलेगा यहाँ पर, मतलब ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर ऐसा कहा जाता है एक बार लाइफ में हो गया ये तो दोबारा नहीं होगा, मतलब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको ये दे जाएगा, इसलिए वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है ना। अगर कोई भी डिसीज़ होता है जो एक बार होने के बाद इम्यूनिटी दे रहा है, मतलब उसका वैक्सीन भी जो है वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर और क्या, अगर कोई पर्सन सब क्लिनिकल स्टेज में, सब क्लिनिकल स्टेज में मतलब अगर वो प्रोड्रोमल फेज से भी गुजरा नहीं है तो वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता डिसीज़, ठीक है। तो डिसीज ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलेगा सब क्लिनिकल कंडीशन में, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि प्रोड्रोमल फेज से लेकर पूरे रैश तक का जो पीरियड होता है यहाँ पर ये बंदा इन्फेक्टिव होता है, क्लियर। तो ये कुछ बातें थी स्मॉल पॉक्स की, ये ध्यान रखिएगा सारी।